हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होने वाला है, मतलब क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन ये चल रहा है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया है, आपने अच्छे से वो लेक्चर कर लिया होगा। अगर आप वो लेक्चर नहीं किए हैं तो आप वो लेक्चर पहले कर लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर में आइए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सूचक क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया है अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। इसके साथ में लवण के बारे में बताया है। अम्ल मैंने बताया था वहाँ पर जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में तीखे होते हैं या कसैले होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसके साथ लवण जो होते हैं उनका कोई स्वाद नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। यहाँ पर इसका होता है सूचक। सूचक क्या होता है, मतलब सूचना देने वाले। यहाँ पर सूचना देने वाले, सूचना देने वाले। सूचना देने वाले का मतलब होता है कि जैसे अम्ल होता है और क्षार होता है, इनको मतलब सूचना देने का है, मतलब कोई जानकारी देना। तो अगर यहाँ पर क्योंकि केमिस्ट्री है तो रिएक्शन सारी होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जैसे ही अम्ल या क्षार में कोई अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है, इन्हें सूचक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अम्लीय माध्यम में अलग होगा और क्षारीय माध्यम में अलग होगा, भिन्न होता है, सूचक कहलाते हैं। ये यहाँ पर हमारी हो गई सूचक की बात, मतलब अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में उनका रंग अलग अलग होगा, उनको हम सूचक कहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। इसके आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब सूचक जो भी होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोई पदार्थ मैंने आपको बताया था आप दो तरीकों से बना सकते हैं। एक तो आप खुद बना सकते हैं, एक आपको नेचर बना कर देगा। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक तो नेचर मतलब एक प्रकृति के द्वारा, दूसरा खुद मतलब मानव निर्मित। तो यहाँ पर हम सूचक के बारे में यहाँ से पढ़ने चल रहे हैं। सूचक तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा था प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पर वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हल्दी हो गई हमारी, यहाँ पर हल्दी। अब जैसे ही हल्दी होती है हमारी, ये हल्दी का अगर हम यहाँ पर विलयन ले लें, मतलब हल्दी का एक पात्र ले लें पानी से भरा हुआ, उसमें हल्दी थोड़ा सा डाल दें। यहाँ पर हल्दी यहाँ पर डाल देंगे इसमें, ये यहाँ पर हल्दी डाल दें इसमें। हल्दी पानी है, हल्दी और पानी, हल्दी प्लस पानी। ठीक, अगर इसी हल्दी पानी में हम थोड़ा सा यहाँ पर इसमें हम डाल दें नींबू, डाल दें नींबू डाल दें, तो ये हमारा यहाँ पर जो इसका रंग आएगा, इसमें जो यहाँ पर हल्दी पानी का है, इसमें अगर हम नींबू डाल दें, मतलब ये नींबू एक तरह का खट्टा पदार्थ है, अम्ल होगा। अगर इसको हम डालेंगे तो यहाँ से जो हमको विलयन प्राप्त होगा, यहाँ से विलयन जो आएगा हमारा, जो कलर देगा ये हमारा गाढ़ा हरा, मतलब सॉरी यहाँ पर गाढ़ा लाल कलर देगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो विलयन बनेगा ये गाढ़ा लाल, ये गाढ़ा लाल देगा। इससे ये पता चल रहा है कि नींबू को हमने जैसे ही हल्दी पानी में डाला ये हमारा गाढ़ा लाल यहाँ से दे रहा है। तो एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होगा। क्यों प्राकृतिक सूचक? क्योंकि हल्दी हमको प्रकृति के द्वारा मिलती है, नींबू यहाँ भी हमको प्रकृति के द्वारा मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। मैंने इससे पहले बताया कि जो चीज़ हमको प्रकृति से जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है उनको हम प्राकृतिक कहते हैं। तो यहाँ पर नींबू भी और हल्दी दोनों ही प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये हल्दी पानी में हमने जैसे ही नींबू डाला ये गाढ़ा लाल होगा, ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया और कुछ फूल फलों की पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनको भी हम कलर में चेंज कर सकते हैं, मतलब अम्ल क्षार के गुण दर्शाते हैं। तो ये यहाँ से हमें प्राकृतिक सूचक की बात होगी। आपको यहाँ पर याद रखना, जैसे हल्दी हो गई, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया या कुछ फलों की पंखुड़ियाँ जो होती है, मतलब फूलों की कलियाँ जो होती हैं, जैसे यहाँ पर पेंटोनिया, जेरेनिमिया आदि प्राकृतिक अम्ल के क्षार के सूचक हैं यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू से पूछ लेता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ से आप अगर जेरेनिया पूछ लिया गया, पेंटोनिया पूछ लिया गया, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप अच्छे से क्लियर कर चलिएगा ताकि आपको जब एमसीक्यू कराएं तब भी कोई आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम पढ़ने चले संश्लेषित
या कृत्रिम सूचक, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका क्या मतलब होता है? ये जो होते हैं इनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। जो कृत्रिम होते हैं इनको हम बनाते हैं, मतलब मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ये हमारा कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। यहाँ पर अगर बात किया तो एक हो रहा हमारा मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज नाम का एक यौगिक होता है, ये हमारा कृत्रिम सूचक है। इसके बाद यहाँ पर फिनाफ्थलीन होती है, मेथिल रेड या फिनाल रेडवे सूचक, ये सारे प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो ये संश्लेषित होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जैसे डायग्राम लगा है, यहाँ पर दोनों के बारे में बताया गया, अम्ल व क्षार और उदासीन विलयनों के लिए, ठीक। अम्ल अगर अम्लीय माध्यम कोई विलयन होगा तब उसका कलर क्या होगा, क्षारीय माध्यम होगा तब उसका क्या कलर होगा, और उदासीन मतलब ना अम्ल होगा ना क्षार तो क्या कलर देगा, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर संकेत दिया गया है, ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर के बारे में और अच्छे से आगे जब पीएच स्केल पढ़ेंगे, पीएच पैमाना, तो वहाँ पे और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझ लेते हैं। लिटमस पेपर होता है, उसको जब हम अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो हमारा लाल हो जाता है, लेकिन जैसे उदासीन माध्यम में डालते हैं तो उसका रंग यहाँ पर बैंगनी हो जाता है। इसके बाद जैसे क्षारीय माध्यम डालते हैं वो नीला हो जाता है। मतलब यहाँ पहले लाल हुआ अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में बैंगनी हो गया, और यहाँ पर क्षारीय माध्यम में नीला हो गया। ये बात किसकी हो गई, लिटमस की। एक फिनाफ्थलीन होता है, फिनाफ्थलीन यौगिक को जैसे ही हम अम्लीय माध्यम में डालेंगे ये रंगहीन हो जाएगा, मतलब इसका यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा। लेकिन उदासीन माध्यम में डालेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको हम क्षारीय माध्यम में डालेंगे, मतलब क्षार में डालेंगे, तो ये यहाँ पर एक प्रकार हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज, ठीक, ये जैसे अम्ल में डालेंगे इसका रंग हो जाएगा यहाँ से लाल। इसके बाद जैसे उदासीन विलयन में इसको हम डालेंगे, तो उदासीन अगर विलयन में डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा नारंगी। यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये सब एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो पेपर हुआ फरवरी में, उसमें ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। जो एमसीक्यू हम कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सब बार बार लगातार पूछे गए। तो यहाँ से आप अच्छे से क्लियर करिएगा। आप नोट्स भी बनाते रहिए हमारे साथ, ताकि आप किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ताकि आप एक बार पढ़ लें सारा चीज़ तो आपको कहीं से कोई प्रकार की समस्या ना, आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना रहे, आपको कहीं से पढ़ना ना पड़े। तो इसके बाद यहाँ पर जब हम मेथिल ऑरेंज को यहाँ पर क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है। अब यहाँ पर एक आता है ब्रोमोथाइमाल ग्लू आता है, इसको जब हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग जो हो जाता है पीला हो जाता है। इसके बाद अगर उदासीन में डालते हैं, मतलब उदासीन नाम लो न क्षार हो, तो इसका रंग हो जाता है हरा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से नीला। यहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने सूचक के बारे में बताया, इसके बाद मैंने यहाँ प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया, और यहाँ पर मैंने संश्लेषित सूचक के बारे में बताया। ये आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर अब आगे हम पढ़ने चल रहे हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से ही हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से आर्हेनियस का अम्ल क्षारक की आर्हेनियस अवधारणा, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आर्हेनियस के बारे में कोई खास बात नहीं, लेकिन ये आप ये याद रखिए कि जो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया, ये इन्होंने बताया आर्हेनियस, इनका पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो इनका पूरा नाम था स्वांते आर्हेनियस, स्वांते आर्हेनियस नाम था। इन्होंने 1887 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया और अम्ल और क्षार के बारे में हमें कुछ जानकारी दी। हालांकि आगे के कक्षाओं में आप पढ़ेंगे 12th में कि इनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको इतनी पढ़ना है कि स्टार्ट इन्होंने किया था कैसे क्या होता है अम्ल और क्षार के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर हम अम्ल जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अम्ल की बात करें, इनके अनुसार जो अम्ल होता है, अम्ल हमारा जो होता है, अगर उसको हम जलीय विलयन में, मतलब अगर जो अम्ल होगा उसको पानी में घोलेंगे तो वो H+ आयन देगा, मतलब H+ आयन। ये कहाँ पर देगा, जलीय माध्यम, जलीय माध्यम, ये H+ आयन। और इन्होंने क्षार के बारे में बताया। क्षार के बारे में क्या बताया, यहाँ पर क्षार के बारे में इन्होंने बताया जो क्षार होते हैं वो जलीय माध्यम में हमारा OH- माध्यम कहाँ पर देंगे, जलीय माध्यम,
मतलब अगर पानी होगा, पानी में आप अम्ल को घोलेंगे तो आपको H प्लस देगा, लेकिन क्षार को जैसे घोलेंगे OH माइनस देगा। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत आगे तक क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यौगिक भी होते हैं जिसमें ना तो H होता है ना OH होता है, मतलब ना H प्लस होता है ना OH माइनस होता है, फिर भी वो अम्ल होते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक सफल नहीं हो पाया, फिर भी जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एसिड के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में यह कहा था आप आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है यहाँ पर H प्लस। अगर आयन देख लीजिए यहाँ पर, आयन हम क्या कहते हैं किसी यौगिक को, मतलब अगर हम उसको तोड़े, उस पर जो संयुक्ता आती है यहाँ पर, जैसे प्लस और माइनस, दो चीजें होती हैं, ये प्लस और माइनस, इन्हीं को हम कहते हैं आयन। अगर यहाँ से ये प्लस है तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा धनायन, और दूसरा यहाँ से अगर माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा ये ऋणायन, यहाँ से हो जाएगा ये ऋणा, यहाँ से ऋणायन, धनायन। तो ये वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब आइए इनके उदाहरणों के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl क्या होता है यहाँ पर, HCl यहाँ पर ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे इसको हम जल में घोलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, यहाँ से H प्लस प्लस यहाँ से Cl माइनस टूट जाएगा। ये यहाँ पर अम्ल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मतलब अम्ल के गुण दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम H2SO4 की अगर बात करें, H2SO4 की अगर यहाँ से हम बात करें, H2SO4 कलर चेंज करें आपको अच्छे से और क्लियर हुआ यहाँ से। यहाँ से H2SO4, इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमको हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ से ये हो जाएगा H प्लस और यहाँ से SO4 माइनस के साथ में आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो H था ये 2 था, इसलिए यहाँ पर हम 2 लगा, और ये SO4 एक ही था तो यहाँ पर एक ही निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर अम्ल के बारे में। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर ये अम्ल के बारे में हो गया, मतलब यहाँ पर हम तोड़े आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड जो OH होता है, OH इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, OH होता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ से क्षारक कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हमको करना है। तो जैसे यहाँ पर हम अगर ले लें KOH, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको नाम भी लिख लीजिए आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। यहाँ पर पोटेशियम OH के लिए हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा यहाँ से K प्लस, इसके साथ में यहाँ से OH माइनस, K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं NaOH। NaOH क्या है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे हम जल में तोड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा NaOH, जल में तोड़ते हैं यहाँ से ये Na प्लस और यहाँ से OH माइनस में टूट है, ये यहाँ से क्षार का गुण चला। इसके बाद यहाँ पर हम और यौगिक की बात कर लें, यहाँ जैसे हम CaOH का 4 तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिखते चलते हैं आप ताकि आपको यौगिक भी याद होते रहे। केमिस्ट्री में आपको जितने यौगिक याद होंगे
जितने यौगिकों के सूत्र याद होंगे उतने ही आपको रिएक्शन करने में और केमिस्ट्री को समझने में आपको आसानी होगी। तो यौगिक को थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए। वैसे मैं आपको इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपको कोई मतलब याद रखना याद नहीं पड़ेगा, फिर भी कुछ याद रखना पड़ता है तो थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश रखिए। कैल्शियम यहाँ से हो जाए OH के लिए हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का फोर। तो यहाँ से हम अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा Ca प्लस यहाँ से OH। देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम होता है इसकी संयुक्ता की अगर बात किया तो ये 2+ बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2+। OH यहाँ पर माइनस में टूटा है, लेकिन देखिए यहाँ पर OH कितना था हमारा 2 था, तो OH अगर 2 था तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं आपको, आप खुद करके देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है Na2OH का 4 ट्वाइस, ये आप करिए। इसके बाद यहाँ से K2OH, ये यहाँ कौन सा, ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से सोडियम OH के लिए हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से K, तो इसके लिए हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से सोडियम टूटेगा, ये टूटेगा यहाँ पर हमारा Na, मतलब Na+ में टूटेगा, यहाँ से OH भी टूट जाएगा, इसके साथ में OH माइनस। बैलेंस कर लीजिए, आप संतुलित कर लीजिए। मैं आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाएगा मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो किसी प्रकार की आपको अपक्रिया को संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट अगर चल रहा होता है तो उसके बीच में अदर कॉन्सेप्ट को ज़्यादा नहीं लाते हैं, क्योंकि जो चल रहा है इसी को हम समझे, जब अगर अगला कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पर उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको जैसे अपक्रिया को संतुलित करने बताने जाऊँगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, तो इसलिए जो चल रहा है उस पर ही काम कीजिए। एक तरफ से आप पढ़ते जाइए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम ये यहाँ हो जाएगा 2, इसके बाद OH यहाँ पे कितना 2, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये 2। इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो OH है, OH की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये OH यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस। ये भी OH यहाँ से कितना है हमारा 2, जिसको यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे। पोटेशियम जो यहाँ से इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ अम्ल क्षार के बारे में और सूचक के बारे में इतनी जानकारी हो गई। आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके अगले लेक्चर में हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना कमेंट जरूर दीजिए।